नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों की ओर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। पूर्व मुख्यमंत्री एसपी, आईजी से लेकर नीचे के अधिकारियों नेताओं के घरों में पड़े सीबीआई के छापे। महादेव बेटिंग ऐप के मामले में हो रही जांच। दसवीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा का मूल्यांकन का कार्य शुरू। प्रदेश में बनाए गए 36 केंद्र। सप्ताह भर में शुरू हो जाएगा नगर निगम का स्विमिंग पूल। तैराकी करने वालों के लिए मिलेगी सुविधा। जिले के सभी थानों में बाहरी लोगों पर रखी जा रही नजर। संदिग्धों की लिस्ट लेकर वार्डों में घूम रहे पुलिस जवान। मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं के लिए देहदान किसी संजीवनी से कम नहीं। सिम्स मेडिकल कॉलेज को मिली 19वीं बॉडी। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। महादेव बेटिंग ऐप मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और आईपीएस अधिकारी आरिफ शेख के घर के अलावा कई अन्य नेता और अफसरों के यहां छापेमारी की गई है। आपको बता दें, बुधवार की सुबह सीबीआई की टीम रायपुर और भिलाई स्थित आवासों पर पहुंची और जांच शुरू की। इसके पहले प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने भी महादेव बेटिंग ऐप से जुड़े वित्तीय अनियमितताओं के मामलों में छापेमारी की थी। इस ऐप के जरिए ऑनलाइन सट्टेबाजी का एक बड़ा नेटवर्क संचालित किया जाता था, जिसमें क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल और चुनावों तक में सट्टा लगाया जाता था। सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल द्वारा संचालित इस रैकेट में फ्रेंचाइजी मॉडल के जरिए करोड़ों रुपए का हेरफेर किया गया। सीबीआई की इस कार्रवाई को राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि भूपेश बघेल को कांग्रेस की अहम बैठक के लिए दिल्ली जाना था, लेकिन उससे पहले ही उनके निवास पर छापा पड़ गया। जांच एजेंसी की टीम आईपीएस आरिफ शेख के घर पहुंची। वहीं भूपेश बघेल के करीबी माने जाने वाले विनोद वर्मा और अनिल टुटेजा के ठिकानों पर भी रेड मारी गई है। जी हां, आपको बता दें, इसके अलावा जानकारी मिली है कि अन्य प्रमुख लोगों के घरों पर भी सीबीआई की टीमों ने छापामारी की है। देवेंद्र यादव भिलाई के घर पर भी सीबीआई की रेड पड़ी है। अभिषेक पल्लव के घर पर भी छापा पड़ा है। वहीं भीम, नकुल और सहदेव तीनों पुलिसकर्मी भाइयों के घर पर सीबीआई का छापा पड़ने की जानकारी सामने आई है। बिलासपुर जिले के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यहां एफआईआर दर्ज होने के बावजूद पुलिस कार्रवाई करने में लापरवाही बरत रही है। वहीं सूर्यवंशी समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर आरोप लगाया है कि क्रांति बर्मन, शशिकांत बर्मन और उनके साथियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर के बावजूद थाना प्रभारी सिरगिट्टी ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। मामला तब शुरू हुआ जब सतनामी समाज के कुछ अज्ञात लोगों द्वारा सूर्यवंशी समाज के घरों पर पत्थर फेंकने की घटनाएं होने लगी। इस समस्या के समाधान के लिए गांव की महिलाओं ने एक बैठक आयोजित की, लेकिन इस दौरान क्रांति बर्मन और शशिकांत बर्मन अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे और नशे की हालत में महिलाओं से अभद्र भाषा में गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर शशिकांत बर्मन ने संतोषी लास्कर पर लाठी से हमला कर दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। इस घटना की शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अब तक न तो जांच शुरू की और न ही आरोपियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की। इससे आरोपी बेखौफ होकर खुलेआम धमकी दे रहे हैं और मोहल्ले में आतंक फैला रहे हैं। पीड़ितों का कहना है कि आरोपी सिरगिट्टी थाने से अपनी मिलीभगत का दावा कर रहे हैं और खुद को कानून से ऊपर बता रहे हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि सूर्यवंशी समाज के लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और गांव छोड़ने तक की नौबत आ गई है। हम फैका का मारा पीटा थे अड़बड़ और गाली गलौज देवे तो हम ऐसे कही के बोलते और जब मारा थे ते पकड़ तो काला पकड़ा 10 जी 20 जी रहते तेला हम जानी नहीं काला कही हम ना धरी हम कही के अब बरत जाई था चुप मारी था और 12 बजे 1 बजे रात कन मारते 10 बजे शुरू हो जाती मारे बार। मैं हरदी कला गांव की निवासी हूँ।
और मोर घर है एकदम सामने चौक में है साहब। तो हमेशा हर साल 10 साल होते मारा थे फैरका दरवाजा घर का ईंट पत्थर से। और अब हम बोला था कि कावर इसने करा था कहीं के, तो हम लोग हन करके बोलते हैं और तहाँ भाग जाते। अब 12 बजे 2 बजे रात तक उन्हें चौक जगह बैठे रहते मोबाइल खेलत। अब हम 100 बस गए रहन साहब, कमा के बूता काम करके आए रहन। तो अब 12 बजे 2 बजे रात के तक बैठे रहते हैं, अब मार के भाग जाते हैं। तब बिना देखे अब हमन काला बोली। वो पुनियाम के घर के इससे बगल में गांव या जगह का नाम क्या है ये? हरदी कला। हरदी, हाँ हरदी कला है। अब खंभा नंग हेवा मारपीट होते हैं हर खंभा नंग जगह। और मारपीट होए के बाद में तो हम दोनों भाई अपन भग गए शशिकांत और कागज है क्रांति। थाना में शिकायत करे हैं और थाना वाला कही कि कल आएंगे ऐसे के बोली। 15 तारीख के गए हैं तो कुछ सुनवाई नहीं हुई। 16 तारीख के नहीं बुलाए, 17 तारीख के बुलाए है और 17 तारीख के गए हैं तो मात्र रिपोर्ट दर्ज हो है। उसके बाद बोले है कि कल आएंगे इंक्वायरी में से बोले और आज तक के नहीं आए। और उल्टा है वो जो ये बने सतनामी उन्हें हुआ तो डायरेक्ट सीधा बोला थे कि पुलिस तो हमारे जेब में ही वो खरीद चुके हैं हम थाना का, हमारे कुछ नहीं बिगाड़ सके, तुम कहीं भी जाओ हमारे कोई कुछ नहीं कर सका। डायरेक्ट मुँह पर बोला थे। ओकर बाद में बोला थे डायरेक्ट सीधा कि तुम कहीं भी जाओ हमारे कुछ नहीं कर सका। हम सीधा डायरेक्ट जहाँ को कंप्लेन करके आहा तो सीधा एक एक करके काटा बोला सीधा। तो कब तक के बर्दाश्त करी हम। इस मामले में पीड़ित पक्ष ने पुलिस अधीक्षक से तत्काल हस्तक्षेप करने और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है ताकि न्याय मिल सके और समाज में शांति बनी रहे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। एक बार फिर से बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के शुभम विहार निवासी उत्तम सिंह चौवाड़ी के साथ में बड़ा साइबर फ्रॉड हुआ, जहां ठगों ने उन्हें घर बैठे मुनाफा कमाने का झांसा देकर 19,38,000 रुपए की ठगी कर ली। ठगी की शुरुआत एक अज्ञात नंबर से आए मैसेज से हुई, जिसके जरिए उत्तम सिंह को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया। इस ग्रुप में उन्हें आकर्षक निवेश योजनाओं के बारे में बताया गया और फिर उन्हें टेलीग्राम पर भी जोड़कर और अधिक प्रभावशाली ढंग से लुभाया गया। ठगों की बातों में आकर उत्तम सिंह ने विभिन्न बैंक खातों में किश्तों में पैसे ट्रांसफर कर दिए। शुरुआत में उन्हें विश्वास दिलाया गया कि उन्हें जल्द ही मोटा मुनाफा मिलेगा, लेकिन जब उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे तो ठगों ने बहाना बनाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे संपर्क भी बंद कर दिया। जब उन्हें एहसास हुआ कि वे ठगी का शिकार हो चुके हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद पीड़ित ने सिविल लाइन थाने में उसके साथ हुए ठगी का शिकायत दर्ज कराई। जी हां, और अब सिविल लाइन पुलिस आगे की कार्यवाही में जुट चुकी है। थाना सिविल लाइन में प्रार्थी उत्तम सिंह के द्वारा एक ठगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिसमें उसके साथ कुछ साइबर फ्रॉडस्टर के द्वारा उसके साथ 19 लाख रुपए की ठगी की गई है। सिविल लाइन थाने में मामला पंजीबद्ध किया गया है और इसकी विवेचना की जा रही है। इधर कोटा पुलिस ने जमीन विवाद के चलते हुई हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए आरोपी चाचा मुकेश कुमार रवि को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें 15 मार्च 2025 को ग्राम अमाली स्थित ओमेक्स कोल वॉशरी परिसर के पास रेलवे लाइन के किनारे एक अज्ञात शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान झारखंड के सुप्रीम कुमार रवि के रूप में हुई थी। मृतक के पिता ने 10 मार्च से उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, पुलिस डॉग स्क्वाड और साइबर टीम की सहायता से मिले अहम सुरागों के आधार पर पुलिस को आरोपी के झारखंड में छिपे होने की जानकारी मिली। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार गठित विशेष टीम ने झारखंड के डंडई गांव से आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने जमीन विवाद के चलते अपने भतीजे की हत्या करना स्वीकार किया। आरोपी ने बताया कि उसने कोयले के पत्थर से वार कर सुप्रीम कुमार की हत्या की थी। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India.
The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। 10वीं 12वीं छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन बुधवार से शुरू हो गया है। प्रदेश में इसके लिए 36 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं, तो वहीं बिलासपुर में 2 केंद्र कन्या सरकंडा और महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल को बनाया गया है। इस बार 10वीं और 12वीं की बात करें तो लगभग 50 लाख कॉपियों को जांचने का काम अप्रैल के अंत तक पूरा करना है। मई के दूसरे सप्ताह में बोर्ड के नतीजे भी जारी होने की संभावनाएं हैं। ऐसे में दूसरे और जिन मूल्यांकनकर्ताओं को इस बार कॉपियों को जांचने का काम दिया गया है, उसकी लिस्ट जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय और मूल्यांकन केंद्रों को भेज दी गई है। बुधवार को मूल्यांकन कार्य शुरू होने के बाद पहले दिन दोनों ही मूल्यांकन केंद्रों में व्यवस्था दुरुस्त नजर आई। इसके अलावा इस बार मूल्यांकन के दौरान मूल्यांकनकर्ताओं को स्टेप वाइज मार्किंग सिस्टम के तहत बच्चों को अंक देना होगा। कुछ साल पहले तक मूल्यांकनकर्ता परीक्षार्थियों द्वारा लिखे गए जवाब में लाइन की संख्या देखकर ही अंक देते थे। ऐसे में औसत अंक देने से बेहतर तरीके से जवाब लिखने वाले मेधावियों को नुकसान हो रहा था। वहीं कुछ बिना वजह ही अच्छे अंक भी लिए जा रहे थे। इस बार हर विषय में स्टेप बाय स्टेप अंक तय किया गया है। जाहिर तौर पर यह व्यवस्था कहीं न कहीं शिक्षा प्रणाली के साथ उत्कृष्ट विद्यार्थियों के लिए बेहतर मानी जा रही है। बिलासपुर के 2 केंद्रों में लगभग 1000 से अधिक शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है, जो उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन का कार्य पूर्ण करेंगे। तैयारी तो कल ही कर ली गई थी। आज सबसे पहले जितने मूल्यांकनकर्ता आए हुए थे उन सबको जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा और मूल्यांकन के जो मूल्यांकन केंद्र अध्यक्ष हैं उनके द्वारा आवश्यक निर्देश दिए गए हैं और लगभग आज की स्थिति में मेरे पास 300 वेलवर मूल्यांकन का काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पे हम लोग समय से 3 दिन पहले मूल्यांकन का कार्य पूर्ण कर देंगे। इधर छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार इस वर्ष बिलासपुर जिले के सरकारी स्कूलों में आयोजित 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अंतर ब्लॉक स्तर पर किया जाएगा। पहले ये कार्य संबंधित स्कूलों में ही होता था, लेकिन अब मूल्यांकन केंद्रों में कॉपियों की जांच होगी और वहीं अंक तालिका भी तैयार की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी अनीत तिवारी ने बताया कि इस बार स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन संबंधित स्कूलों में ना कराकर जिले के 4 ब्लॉकों में अंतर ब्लॉक स्तर पर किया जाएगा। इस बदलाव से मूल्यांकन की निष्पक्षता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकेगी, जिससे छात्रों के अंकों का सही आकलन हो सकेगा। परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से ये कदम उठाया गया है, जिससे शिक्षा व्यवस्था में और सुधार की उम्मीद की जा रही है। हमारा विभागाध्यक्ष कार्यालय पूरे प्रदेश स्तर पर 5वीं और 8वीं के केंद्रीय अंतरित परीक्षा आयोजित करने के संबंध में समय की दिशा निर्देश जारी किया है। उसके अनुसार जिलों को परीक्षा लेकर अमूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं को संकलित कराना है और सभी अमूल्यांकित उत्तर पुस्तिका विकास खंड में जो मूल्यांकन केंद्रों के माध्यम से संकलित किए जाएंगे विकासखंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा, उसको अन्य ब्लॉकों में स्थानांतरित कर वहाँ के मूल्यांकनकर्ताओं के द्वारा मूल्यांकन कार्य कराया जाएगा और उसमें जो डाटाबेस आएंगे, अंक तालिका बनेगी, वहाँ पर भी निर्धारित कर दिया गया तत्काल उसका अंकों का संधारण किया जाएगा। और ये निर्देश उच्च कार्यालय की है, हमारे विभागाध्यक्ष कार्यालय अर्थात संचालनालय लोक शिक्षण के द्वारा जारी किया गया है। उसी के अनुरूप हम 4 ब्लॉकों में अंतर ब्लॉक मूल्यांकन का कार्य संपादित करवा रहे हैं। भारत में कोलोरेक्टल कैंसर के बढ़ते मामलों के बीच अपोलो कैंसर सेंटर्स ने कॉलफिट नामक एक व्यापक कोलोरेक्टल कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम आरंभ किया है। भारत में कोलोरेक्टल कैंसर के मामलों में वृद्धि को देखते हुए अपोलो कैंसर सेंटर्स ने कॉलफिट नामक एक स्क्रीन प्रोग्राम को, जो कोलोरेक्टल कैंसर की शुरुआती चरण में ही पता लगाने और उसके रोकथाम के लिए डिजाइन किया गया है, देश भर में लॉन्च किया गया। इस पहल का उद्देश्य जीवन प्रत्याशा की दर सुधार व उपचार की लागत को कम करना और रोग के प्रति भ्रांतियां एवं भय की चिंताजनक स्थिति को संबोधित करना है। कोलोरेक्टल कैंसर आरंभिक चरणों में ही डायग्नोज किए जाने पर रोके जा सकते हैं व उपचार योग्य हैं।
आपको बता दें, आरंभिक चरणों में उपेक्षा किए जाने पर एडवांस स्टेज में जीवन प्रत्याशा में कमी व उपचार लागत में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। ये प्रक्रिया आरंभिक पहचान, समय पर उपचार व प्रभावित रोकथाम सुनिश्चित करते हैं, जिससे कोलोरेक्टल कैंसर की वृद्धि का जोखिम काफी कम हो जाता है। आज बात कर रहे हैं वो कोलोरेक्टल कैंसर है, जो कि बड़ी आंत में होने वाला कैंसर है। और ये अगर शुरुआत के स्टेज में पता लग जाए तो इसका इलाज समुचित हो जाता है कि एक तरह का क्योर हो जाता है और लंबी जिंदगी लोग जीते हैं। लेकिन इसी का अगर पता देर से चले, जब ये आसपास फैल चुका हो या दूर तक फैल चुका हो, तो फिर इसका इलाज करो भी तो बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होता और जीवन बहुत लंबा नहीं हो पाता। पैसे भी बहुत खर्च हो जाते हैं, तकलीफ भी बहुत होती है और कुछ हाथ भी नहीं लगता। इसलिए इसका पता जितनी जल्दी लग जाए उतना अच्छा। कि हमारा सारा आज का ये जो प्रयास है वो यही है कि इसका जल्द से जल्द पता लगे। तो ये एक ऐसा कैंसर है जिसका जल्दी पता लग जाए, उसमें जीवन बहुत लंबा हो सकता है। सिम्टम्स क्या है सर? सिम्टम्स देखिए, अगर आपके जो बाउल हैबिट्स होती है, आपका मोशन जाने की हैबिट होती है, उसमें अगर अचानक बदलाव आना, पेट में गांठ बनना, दर्द होना, वजन कम हो जाना, खून कम हो जाना, ये जो सारी चीज़ें, ये एक तरह के इंडिकेटर है। ये काम है उसको जल्दी से मतलब डायग्नोज करके इलाज करना और प्रिकॉशन दोबारा नहीं हो, उसके लिए हम लोग एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम रहता है। एक बार जैसे आप ठीक हो जाते हैं तो आपको हम लोग समय समय पे चेकअप के लिए बुलाते हैं। और साथ में जो हमने पहले बताया कि भाई खान पान हेल्दी रखना, हेल्दी लाइफ स्टाइल रखना, ये करना, वो एक अलग चीज़ है। बट एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम और साथ में जितनी, जैसे एक आदमी को अगर घर में कैंसर हुआ तो बाकी लोगों को भी हम लोग प्रोत्साहित करते हैं उनके फैमिली में कि आप एक सिंपल टेस्ट कराएं, ये देखने के लिए कहीं अनुवांशिक तो नहीं है और साथ में बाकी लोगों को तो नहीं हो रहा है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जिससे जो पेशेंट हैं वो अपने और अपने परिवार वालों को और सुरक्षित कर सकते हैं। कुछ जो सिम्टम किसी भी हर आदमी को ध्यान देना चाहिए, कहीं जैसे मल में रक्तस्राव होना, ये बहुत कॉमन सिम्टम है, पाइल्स में भी होता है, म्यूकॉइड डायरिया, नेटा जैसा कुछ बहना, तो ये बड़े नॉन स्पेसिफिक सिम्टम आदमी को लगता है भाई आज मैंने कुछ गलत खा लिया इसलिए हो गया, या बवासीर की ब्लीडिंग होगी, तो इसको हल्के में नहीं लेना है, इसको प्रॉपर टेस्ट कराना है, जांच कराना है। अगर पाइल्स है तो ठीक है, इंश्योर कर लें कि हाँ वो पाइल्स ही है और कुछ चीज़ नहीं। कई बार पाइल्स का ऑपरेशन हो जाता है, पता चलता है बाद में आपके ऊपर कैंसर पड़ा हुआ था। तो अगर जो पहले स्टेज, जो जब क्योरेबल स्टेज में है, तो ज़्यादातर केसेस में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। दवा हम लोग तभी देते हैं जब अगर बहुत जगह फैला हुआ है और उसको अगर लोग सर्जरी से क्योर नहीं कर सकते। तो अगर कैंसर में अगर ये नियम है कि सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि उन्होंने दवाई लिख दी, कीमोथेरेपी लिख दी, तो वो एक तरह से उल्टा है कि अगर कीमोथेरेपी लिख रहे हैं या दवाई लिख रहे हैं तो ज़्यादा चांस है कि एडवांस स्टेज का होगा जिसमें क्योर होने की संभावना कम हो। ऑपरेशन के लिए अगर बता रहे हैं मतलब कि सीमित डिजीज़ है, सीमित जगह पे बीमारी है और क्योर होने के चांसेस ज़्यादा है। थैंक यू। बिलासपुर नगर निगम चुनाव के बाद नई सरकार की पहली मेयर इन काउंसिल की बैठक बुधवार को बिलासपुर की जिला सभागार में संपन्न हुई। इस मौके पर महापौर पूजा विधानी के साथ में काउंसिलिंग के सभी 14 सदस्य, नगर निगम के आयुक्त, अपर आयुक्त सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान मेयर इन काउंसिल के सदस्यों ने अपने अपने विचार काउंसिल में रखे। इस दौरान प्रस्ताव में सबसे प्रमुख मुद्दा पानी का रहा, क्योंकि आने वाले 2 महीनों में गर्मी शबब पर होगी और इस दौरान जल संकट का दौर भी होगा। अभी से ही कई क्षेत्रों में जल संकट उत्पन्न होने लगा है। ऐसे में नगर निगम के द्वारा इन क्षेत्रों में जल संकट को दूर करने के लिए प्रस्ताव बनाकर इस पर कार्य शुरू किया गया है। इसके अलावा आगामी दिनों में 60 करोड़ रुपए के सड़कों का निर्माण होना है, जिसके लिए भी चर्चा की गई। इसका प्रस्ताव भी मेयर इन काउंसिल में स्वीकृत कराकर शासन को भेजा गया। यही नहीं, इसके अलावा सफाई सहित शहर विकास को लेकर भी मेयर इन काउंसिल में अन्य कई प्रस्ताव पर भी विचार किया गया। अगली MIC की बैठक 30 मार्च को होने की संभावना बताई जा रही है, जिसमें कई अन्य मुद्दों के साथ बजट पर भी चर्चा करके उस पर विचार किया जाएगा। रुपए की अतिरिक्त स्वीकृति के लिए मेयर इन काउंसिल के समक्ष स्वीकृति करती है। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India.
The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नगर निगम द्वारा संचालित संजय तरण पुष्कर जल्द ही तैराकों के लिए खुलने जा रहा है। निगम प्रशासन का दावा है कि आगामी 7 से 8 दिनों में इसे जनता के लिए शुरू कर दिया जाएगा। स्वच्छता अभियान के तहत पुल की सफाई पूरी होने के बाद अब मंगलवार को इसमें पानी भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अनुमान है कि 8-10 दिन में पुल पूरी तरह भर जाएगा, जिसके बाद इसे आधिकारिक रूप से चालू किया जाएगा। इस वर्ष तैराकी शुल्क को पूर्ववत रखा गया है और नए सदस्यों का पंजीयन भी शुरू हो चुका है। तैराकों के लिए यह एक बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि गर्मी के मौसम में स्विमिंग पूल उनके लिए एक बेहतर विकल्प रहेगा। माननीय कमिश्नर साहब के आदेश से स्विमिंग पूल चालू करने के आदेश दिए गए हैं, तो अभी हमारा ये 22 लग रही है, 3-4 दिन में पानी भरना चालू हुआ है और 5 तारीख को स्विमिंग पूल चालू है। 1 तारीख से शुरू करने की कुछ योजना थी? नहीं, अभी टाइल्स लग रही है। टाइल्स पे अभी पानी भरा था तो उससे पैसा भी उखड़ रही है, तो टाइल्स लगाना आज हो जाएगा तो कल से पानी भरना चालू हो जाएगा। जैसे पानी कंप्लीट होगा हमारा स्विमिंग चालू करना। इस बार कुछ राशि बढ़ाई गई है क्या? सेम पुरानी राशि है, नई राशि कोई नहीं। सफाई पूरी होने के बाद बच्चों वाला पुल भी चालू किया जाएगा, जिससे बच्चों को भी सुरक्षित और स्वच्छ तैराकी का आनंद मिल सके। संजय तरण पुष्कर के जल्द शुरू होने से खेल प्रेमियों और तैराकी सीखने वालों को विशेष लाभ मिलेगा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए राकेश मिश्रा के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। मंगलवार की रात हावड़ा से मुंबई की ओर जा रही गीतांजलि सुपरफास्ट ट्रेन के स्लीपर कोच में आग लग गई। स्लीपर S4 कोच और S5 कोच में आग लगी थी। बताया जा रहा है कि ये पूरी घटना उड़ीसा के झारसुगड़ा स्टेशन की है। ट्रेन में आग लगने की सूचना पाते ही रेलवे के अधिकारियों ने आग पर काबू पाने प्रयास शुरू किए, लेकिन दोनों कोच को जल्द खाली कराकर आग को बुझाया गया। आग की वजह से झारसुगड़ा स्टेशन परिसर में धुआं फैल गया। आग लगने का प्रारंभिक कारण ब्रेक शू से चिंगारी निकलना बताया जा रहा है, जबकि आग को काबू पाकर झारसुगड़ा स्टेशन से रायगढ़ बिलासपुर की ओर ट्रेन को रवाना किया गया। ट्रेन में आग लगने से कोच में अफरा तफरी मच गई। हालांकि स्टेशन में घटना पर त्वरित कार्रवाई होने से बड़ी घटना टल गई। गर्मी के दिनों में ये समस्या ज्यादा देखने को मिलती है, ऐसे में रेल प्रशासन को इस दिशा में ध्यान देना होगा। 30 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले उनके कार्यक्रम स्थल की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पिछले कई दिनों से जिला प्रशासन और राज्य शासन के अधिकारी लगातार क्षेत्र का दौरा कर यहां तैयारी का जायजा ले रहे हैं। बिलासपुर जिले के बिल्हा विधानसभा अंतर्गत मोहभट्टा मैदान में प्रधानमंत्री की सभा की तैयारियां चल रही है। जी हां, आपको बता दें कि तैयारियों का जायजा लेने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गुरुवार को बिलासपुर आएंगे। इस दौरान वे तैयारी और कार्यक्रम के संबंध में मीडिया से चर्चा भी करेंगे। राज्य शासन जहां पूरी तरह से मुस्तैद है, वहीं जिला भाजपा के कार्यकर्ता भी लगातार बैठक लेकर कार्यक्रम स्थल पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को ले जाने आवश्यक तैयारियां कर रहे हैं। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे, तब तक के लिए आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर सिविल लाइन पुलिस बाहरी राज्यों से आए संदिग्ध लोगों की कड़ी जांच कर रही है और सुरक्षा के मद्देनजर अब मकान मालिकों के लिए सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं। जिन मकान मालिकों ने अपने किराएदारों की जानकारी संबंधित थाने में दर्ज नहीं कराई है, उन पर पुलिस सख्त कार्रवाई करने जा रही है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मकान मालिकों को न केवल अपने किराएदारों की, बल्कि प्रदेश के बाहर से काम के लिए बुलाए गए कारीगरों और श्रमिकों की भी पूरी जानकारी थाने में जमा करानी होगी। ये
ये कदम अपराधों पर अंकुश लगाने और शहर की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। पुलिस का कहना है कि बाहरी लोगों की गतिविधियों पर नजर रखना जरूरी है ताकि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की पहचान समय रहते की जा सके। प्रशासन ने मकान मालिकों को निर्देश दिया है कि वे जल्द से जल्द अपने किराएदारों की जानकारी संबंधित थाने में दर्ज कराएं, अन्यथा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर लगातार क्षेत्र में रहने वाले ऐसे लोग जो कि बाहर से आए हुए हैं उनकी चेकिंग की जा रही है, उनके फिंगरप्रिंट लिए जा रहे हैं और इसके साथ साथ उनके आपराधिक रिकॉर्ड भी चेक किए जा रहे हैं। जितने भी किराए से रह रहे हैं मकान मालिकों को भी सूचित किया गया है कि अपने किराएदारों का वेरिफिकेशन थाने से कराएं। पुलिस लगातार इस तरह की कार्रवाई और इस तरह की जांच कर रही है। जो मकान मालिक अगर अपने किराएदार का वो नहीं करेंगे, मकान मालिकों को भी सूचित किया गया है कि जो भी उनके पास ऐसे व्यक्ति जो किराए पर रह रहे हैं उनका अगर थाने में अगर सूचना उनका आधार कार्ड और उनका जो पहचान पत्र है अगर थाने में अगर नहीं देंगे तो उनके विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। थाना सिपत क्षेत्र के एनटीपीसी उज्जवल नगर में एक बदमाश द्वारा धारदार तलवार नुमा चाकू लहराने और गाली गलौज कर लोगों को डराने की सूचना पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी रामलाल यादव को गिरफ्तार किया है। आरोपी पहले भी मारपीट के मामलों में शामिल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर रवाना हुई और घेराबंदी करके आरोपी को पकड़ा गया। तलाशी के दौरान उसके पास से जंग युक्त धारदार तलवार नुमा चाकू बरामद किया गया। आरोपी को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण बड़े पैमाने पर जारी है। बहुत से लोग किसी लालच, प्रलोभन या छल कपट से धर्मांतरित हो रहे हैं। वो अपनी पत्नी, परिवार, समाज पर भी धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाते हैं, जिसके कारण परिवार टूट रहे हैं और सामाजिक विद्वेष बढ़ रहा है। बुधवार को हिंदीवादी संगठन से जुड़े लोगों ने पत्रकारों से चर्चा कर जानकारी दी कि ईसाई समाज द्वारा जगह जगह बड़े आयोजन एवं सभाएं करके भोले भाले लोगों को बहलाकर और फुसलाकर धर्मांतरित किया जा रहा है। वंदे मातरम मित्र मंडल लगातार पुलिस प्रशासन से इसे रोकने निवेदन कर रहा है, लेकिन कानून में धर्मांतरण रोकने प्रभावी प्रावधान न होने के कारण प्रशासन भी समुचित कार्यवाही करने में असमर्थ है। मंत्रालय में बैठे कुछ लोग, सरकारी विभागों में बैठे कुछ लोग, इनको और फंडिंग की बात जैसे कि आप कर रहे थे, फंडिंग की बात, इनके लोग जो सरकारी संस्थानों में बैठे हुए हैं ये वहाँ से इनको मदद करते हैं। सर, ये जिस पोस्ट में बैठे रहते उस पोस्ट से इनको मदद करते हैं। इनको धर्मांतरण कराने में इनका बहुत बड़ा पूरा गिरोह सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं पूरे भारत में मिशन जेसुआ के तहत ये लोग हिंदुओं को ईसाई कैसे बनाया जाए। हमारी आंदोलन नहीं, हमारी तैयारी चल रही है। जहाँ जहाँ पर भी धर्मांतरण हो रहा है हमारा टास्क फोर्स टीम बना हुआ है। टास्क फोर्स टीम प्रशासन को साथ लेकर के इनके जहाँ जहाँ पर भी धर्मांतरण हो रहा है वहाँ पर छापा मार कार्रवाई करेंगे और जैसा भी होगा इनको सबक सिखाएंगे। मैं ठाकुर राम सिंह। उन्होंने कहा कि लव जिहाद की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही है। हिंदू बेटियां शिकार हो रही हैं। अपना स्वार्थ सिद्ध होने के उपरांत उन्हें शारीरिक यातनाएं देते हैं, जिसके बाद अनेक बेटियों की हत्याएं भी हो रही है। उन्होंने जानकारी दी है कि पिछले 3.5 वर्षों में अनेक बेटियों को लव जिहाद का शिकार होने से बचाया गया है एवं उनके विवाह को संपन्न कराए गए हैं। बृहद पैमाने पर धर्मांतरण चल रहा है। लोगों को बहकाया जा रहा है, तरह तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं, लालच दिए जा रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों को ठीक कर देंगे हम, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, तमाम प्रकार के इस प्रकार के हथियार अपनाए जाते हैं। पहले इनका कार्य क्षेत्र जो है वनवासी क्षेत्रों में रहा करता था, धीरे धीरे करके मैदानी क्षेत्रों में बढ़ते आ रहे हैं। बिलासपुर, रायपुर जैसे जो सजग क्षेत्र हैं वहाँ भी इनका कार्यक्रम चल रहा है। वंदे मातरम मंडल और तमाम हिंदू संगठन प्रशासन को साथ में लेकर पुलिस के साथ में उनके जाकर के इस प्रकार के अनेक जगह छापे डलवाए हैं, उनको पकड़वाया है। लेकिन चूंकि कानून हमारा इतना लचर है, इतना प्रभावी कानून है कि उसमें कोई अच्छी कार्रवाई नहीं हो पाती है। उनको मचल के पे छोड़ दिया जाता है और यदि किन्हीं कारणों से बहुत कुछ ताकत लगाएंगे प्रूफ भी होगा 3 साल से ज़्यादा का सजा का प्रावधान उसमें नहीं है। क्या शासन से किस तरह की मांग? शासन के मध्य प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार से कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश मोहन यादव जी ने कहा है कि हम इसमें धर्मांतरण में मृत्युदंड का प्रावधान लाने वाले हैं। छत्तीसगढ़ सरकार से हमारी अपेक्षा है कि इस प्रकार का कठोर कानून बनाया जाए
तो उनमें भय प्राप्त हो इस प्रकार का, और भय प्राप्त होने के कारण वो इस प्रकार की गतिविधियों को उस पर अंकुश लगे और धर्मांतरण से लोग बच सकें। प्रदेश के लगभग सभी शहरों में जगह जगह मांस की दुकानें संचालित है एवं खुले में मांस बेचा जा रहा है, जिससे आम जनता खास तौर पर शाकाहारी लोगों की भावनाएं आहत हो रही है। इसलिए मांस विक्रय हेतु जहां स्थान निर्धारित नहीं है वहां स्थान निर्धारित किया जाए और वहीं पर मांस विक्रय हो, इसका कठोरता से पालन कराया जाए। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ आलोक मित्तल की रिपोर्ट। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान यानी सिम्स में मेडिकल छात्रों की पढ़ाई को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए चांपा से एक और देहदान प्राप्त हुआ है। अब संस्थान में उपलब्ध बॉडी की संख्या बढ़कर 19 हो गई है। जी हां, आपको बता दें, एनाटॉमी की पढ़ाई के लिए शवों की महत्ता को देखते हुए ये एक बेहद महत्वपूर्ण योगदान माना जा रहा है। देहदान का महत्व केवल चिकित्सा शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज को नई दिशा देने का भी कार्य करता है। एक चिकित्सक के लिए सैद्धांतिक ज्ञान जितना आवश्यक है, उतना ही महत्वपूर्ण वास्तविक शरीर की संरचना को प्रत्यक्ष रूप से समझना भी है। किताबों और डिजिटल माध्यमों से पढ़ाई करने के बावजूद एक मेडिकल छात्र को सर्जरी और एनाटॉमी की सही समझ तभी मिलती है जब वह असली मानव शरीर पर अध्ययन करता है। ऐसे में देहदान करने वाले व्यक्ति का योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनता है। सिम्स के साथ संरक्षित किया जाता है और यह 4 वर्षों तक सुरक्षित रहता है। सिम्स के डीन डॉक्टर मूर्ति ने बताया कि दान किए गए शरीर को पूरी गरिमा और सम्मान के साथ संरक्षित किया जाता है और यह 4 वर्षों तक सुरक्षित रहता है, जिससे मेडिकल छात्रों को मानव शरीर की संरचना का गहन अध्ययन करने का अवसर मिलता है। देहदान एक बहुत ही अत्यंत महादान की श्रेणी में आता है। हम रक्तदान लोकलाइज रूप में देखते हैं, अंगदान देखते हैं, आँख का देखते हैं। तो जब संपूर्ण देह कोई शरीर को दे देता है तो खासकर चिकित्सा छात्रों के अध्ययन अध्यापन पठन पाठन शरीर के अंगों का, ऊतकों का, टिश्यूज़ का, सेल्स का, कोशिकाओं का जो भी संयोजन है, उनका जो विन्यास है, उनका जो स्थिति है, उसको समझने में कौन सा अंग हाथ पैर के कौन से मज्जा हैं, मसल्स हैं, जो मांसपेशी बोलते हैं वे कहाँ से चालू होते हैं, कहाँ ख़त्म होते हैं, वे कैसे काम करते हैं, और उसके बाद फिर तंत्रिका तंत्र, रुधिर तंत्र, धमनियाँ, विभिन्न प्रकार के जो गूढ़ और जटिल शारीरिक विन्यास है या मॉर्फोलॉजी संरचना है, उसको समझने के लिए फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी विभाग में इन बॉडियों का उपयोग किया जाता है। उसमें हाथ, पैर, उदर, एब्डोमेन, जननांग, मस्तिष्क, सब चीज़ को बारीकी से उनको एक एक चीज़ को डिसेक्ट करके डिसेक्शन हॉल में एक 15 के समूह में एक टेबल पे एक बॉडी को रख के बड़ी गरिमापूर्ण ढंग से उनको एक टैंक में लगाया जाता है ताकि वे खराब ना हो सकें, और इस प्रकार फिर ये पठन पाठन का कार्य कराया जाता है। भारत में अभी भी देहदान को लेकर जागरूकता की कमी है, जबकि यह चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने में अहम भूमिका निभाता है। कई बार शवों की अनुपलब्धता के कारण छात्रों को अपने अध्ययन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति मृत्यु के बाद अपना शरीर चिकित्सा के लिए दान करने का संकल्प लेता है तो यह न केवल भविष्य के डॉक्टरों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक अमूल्य उपहार साबित होता है। सिम्स प्रशासन ने भी देहदान को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता पर जोर दिया है, ताकि अधिक से अधिक लोग इस पुनीत कार्य में भाग ले सकें और चिकित्सा शिक्षा को सशक्त बना सकें। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।
नई पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम के विरोध में बुधवार को अखंड रेलवे कर्मचारी संघ के द्वारा इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के आह्वान पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। बिलासपुर रेल मंडल प्रबंधन कार्यालय के सामने संपन्न इस धरना प्रदर्शन में संघ के सदस्यों ने अपनी मांगों को रखते हुए बताया कि बाकी सब फेडरेशन चुनाव के बाद भले ही न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम को भूल गए हों, लेकिन अखंड रेलवे कर्मचारी संघ के द्वारा इस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार को घेरा जा रहा है, क्योंकि 1 अप्रैल से यूनिफाइड पेंशन स्कीम देश भर में लागू हो जाएगी। इसके बाद एक नई योजना के तहत पेंशन का रिव्यू किया जाएगा। यही वजह है कि इस योजना का विरोध कर्मचारी संघ के द्वारा किया जा रहा है। ऐसा मानना है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम न्यू पेंशन स्कीम की ही सहभागिता दर्शाती है। इससे कर्मचारियों को कोई फायदा नहीं होगा। यही कारण है कि इसका विरोध कर्मचारी संगठन कर रहे हैं। एनपीएस जो सरकार कर्मचारियों का जबरदस्ती छूट दिया गया है, उसके विरोध में यह आंदोलन किया गया है, जो हम 2004 से लगातार। क्या मांगे हैं इसमें प्रमुख रूप से? इसमें मुख्य रूप से ये कि जैसे हम रेलवे कर्मचारी अपने जीवन काल की संपूर्ण सेवा रेलवे को दे देते हैं या केंद्र या राज्य को दे देते हैं, जहाँ पे भी जो कार्यरत कर्मचारी है, बदले में हमको कहीं भी सिर्फ इस संस्था को छोड़ के कार्य करने का अवसर प्राप्त नहीं है। यानी हमारी कमाई का जरिया सिर्फ हमारा नौकरी है। अब जब हम 60 साल के बाद रिटायर होते हैं तो ये जो एनपीएस और यूपीएस जो बाजार आधारित है वो हमें नाम मात्र का मिलता है। मैं कुछ उदाहरण दे दूं कि अभी जो रिटायर हुए एनपीएस में आए लोग, उनको 900 रुपये, 500 रुपये और 1200 रुपये जैसी एक मासिक पेंशन दी गई, जिससे आप समझ सकते हैं कि कैसे परिवार का गुजारा संभव है। हम इसी व्यवस्था को बदलने के लिए और हमारी जो पुरानी पेंशन है हम इसको प्राप्त करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। भारत सरकार पहले से एनपीएस थोपी है और यूपीएस भी कर्मचारियों की सहमति के बगैर ला रही है, तो स्वाभाविक है वो लेके आएगी। इस धरने से असर क्या होगा, ये मैं आपको अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि जो अभी 2024 में रेलवे में ट्रेड यूनियन का चुनाव हुआ मान्यता का, उसमें जितने भी फेडरेशन और यूनियन के लोग उतरे थे वो सिर्फ और सिर्फ एनपीएस यूपीएस के विरोध में थे। लेकिन आज जो एआर केस है, जिसके पीछे आईआरईएफ है, जिसके पीछे एनएमओपीएस, एफएनएनपीएस है, ये लगातार एनपीएस और यूपीएस के विरोध में ही लगातार आंदोलन कर रही है, लगातार बात पहुंचाने का, कर्मचारियों की बात को पहुंचाने का काम कर रही है। आज ये हमारा जोनल स्तर पे जो आंदोलन हो रहा है वो एक संदेश है कि हम चुनाव से पहले भी ओपीएस की बात कर रहे थे और चुनाव होने के बाद भी हम ओपीएस की बात कर रहे हैं। तखतपुर तहसील के ग्राम पंचायत सालिहा में शासकीय उचित मूल्य की दुकान में अनियमितता का मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत के मनीष शुक्ला ने सोसाइटी संचालक शिव कुमार जायसवाल पर आरोप लगाया है कि वह 30 से 35 हितग्राहियों को महीनों से चावल नहीं दे रहा है। ग्राम पंचायत के एक नागरिक मनीष शुक्ला ने आरोप लगाया कि गांव की समिति से ज़रूरतमंदों को शासन का मिलने वाला चावल नहीं दिया जा रहा है। इस आरोप लगाने वाले के मुताबिक संचालक का तर्क है कि पूर्व संचालक द्वारा 70 क्विंटल चावल गबन किया गया था, जिसकी भरपाई वह खुद कर रहा है। इस कारण कई ज़रूरतमंद परिवारों को उनके हक का राशन नहीं मिल पा रहा है। यह लापरवाही बीते 4-5 वर्षों से चली आ रही है, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। जो दुकान संचालन कर रहा है शिव कुमार जायसवाल द्वारा, और उसके द्वारा हर महीना 30 से 35 हितग्राहियों को चावल नहीं मिल पाता, और उसको बोला गया तो उसके द्वारा बोला गया कि इससे पहले जो दुकान संचालन किया करता था उसके द्वारा 60 से 65 कुंटल चावल का घपला किया गया है, उसको मैं पूरा कर रहा हूं और अपने हिसाब से दुकान चला रहा हूं। इसी बाबत मैं एसडीएम साहब के पास ज्ञापन सौंपने आया हूं, उसी से उचित जांच कर कार्रवाई करें। आश्वासन दिया गया है एसडीएम साहब के द्वारा कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की। मामले की गंभीरता को देखते हुए मनीष शुक्ला ने तखतपुर एसडीएम से इसकी शिकायत की, जहां से आश्वासन मिला कि जल्द ही जांच कर उचित कार्यवाही की जाएगी। गरीबों के अधिकारों को छीनने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले में फूड इंस्पेक्टर की निष्क्रियता भी सवालों के घेरे में है, जिससे ग्रामीण आज भी सरकार की लाभकारी योजनाओं से वंचित हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए तखतपुर से विनय करिहार की रिपोर्ट। चैत नवरात्रि का पर्व 30 मार्च से 6 अप्रैल तक आयोजित है। ये पूजा पर्व मेले के जैसे ही मनाया जाता है।
डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी माता के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को हर साल रेल प्रशासन अतिरिक्त ट्रेन के अलावा ट्रेनों के ठहराव की भी सुविधा देता है। इस बार भी रेलवे ने गाड़ियों का अस्थायी ठहराव, स्पेशल ट्रेन एवं कुछ गाड़ियों का विस्तार की सुविधा प्रदान की है। गाड़ियों के डोंगरगढ़ व रायपुर तक अस्थायी विस्तार के साथ ही कुछ दूरगामी एक्सप्रेस ट्रेनों का भी डोंगरगढ़ में 30 मार्च से 6 अप्रैल तक अस्थायी ठहराव दिया गया है। जिन ट्रेनों को ठहराव और विस्तार किया गया है वे हैं गोंदिया दुर्ग गोंदिया मेमू पैसेंजर, रायपुर डोंगरगढ़ दुर्ग डोंगरगढ़ मेमू पैसेंजर स्पेशल, दुर्ग रायपुर दुर्ग मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन। ये प्रमुख ट्रेनें हैं। वहीं इस मार्ग से गुजरने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों को भी नवरात्र के दौरान 2 मिनट का ठहराव दिया जाएगा। तो ये थी हमारे बुलेटिन की तमाम खबरें। इसके बाद हमारे ग्रैंड न्यूज परिवार की एक खास पेशकश, खास बातचीत में आपका स्वागत है। जरूर देखिए खास बातचीत। नमस्कार। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change.